हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो कलकत्ता से स्थानांतरित कब हुई थी? तो यह जो है 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में यह क्या हुआ था, दिल्ली राजधानी बनी थी। कब? 1912 में। अगर घोषणा की बात की जाए तो 1911 में घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। तो यह कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में यह बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायसराय, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह 1912 में बनी थी। घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा 1911 में है, जबकि बनी कब है? 1912 ईस्वी में। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? वासुमित्र थे, नागार्जुन थे, चारक थे, पतंजलि थे। तो कनिष्क के राजवैद्य कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारक जो थे ये क्या थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है। कनिष्क एक महान शासक था। किस वंश के शासक था कनिष्क? तो यह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश से संबंधित था कनिष्क? कुषाण वंश का शासक था। तो इन्हीं के दरबार में जो है आयुर्वेद विख्यात विद्वान जो थे चारक, इन्हीं के दरबार में रहते थे। चारक के ही द्वारा जो क्या किया गया है, चारक संहिता की रचना की गई। चारक के द्वारा क्या किया गया है? चारक संहिता की रचना की गई है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो पूछ लिया जाता है चारक की संहिता की रचना किसने की? तो चारक ने की थी। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अम्लीय तरल होता है, लवड़ी घोल होता है, क्षारीय तरल होता है, छाकर तरल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय तरल होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अम्लीय तरल होता है। अम्लीय तरल में क्या होता है? यह क्या है? मेथोनाइक है। मेथोनाइक क्या होता है? मेथोनाइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथोनाइक अम्ल। तो अम्लीय तरल क्या होता है? मेथोनाइक अम्ल होता है। तो मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथोनाइक एसिड पाया जाता है। इसी के कारण यह क्या होता है? मधुमक्खी के काटने पर क्या होता है? दर्द होता है। किसके कारण होता है? मेथोनाइक अम्ल के कारण ही होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं, कोरोना या क्रीट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य में की कई परतें होती हैं, जबकि मुख्य रूप से इसकी क्या होती हैं? 3 परतें होती हैं। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए सूर्य में कितने परतें पाई जाती हैं, तो मुख्य रूप से 3 पाई जाती हैं। जैसे पहला हो जाएगा फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर और तीसरा क्या हो जाता है? कोरोना। क्या हो जाता है? कोरोना।
तो यह क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात की जाए तो यह क्या होता है? निचली परत होती है, यह निचली होती है। फोटोस्फीयर क्या होती है? निचली परत होती है। क्रोमोस्फीयर क्या होती है? आंतरिक परत होती है। क्रोमोस्फीयर क्या है? आंतरिक परत है। और कोरोन क्या है? तो यह क्या है? बाहरी परत है, बाहरी परत होता है। तो अगर इसके ऐसे भी किया जाए, निचली परत, आंतरिक परत और बाहरी परत, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोना या क्रीट होता है। तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? कोरोना या क्रीट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में, बिटुमिनस में, पीट में, लिग्नाइट में। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयले में जो है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड में। किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइड में पाया जाता है। लगभग कितना मात्रा पाया जाता है? लगभग 85%। कितना? 85% लगभग पाया जाता है। यह जो है कोयला का सबसे उत्तम क्या होता है? किस्म माना जाता है? कौन सा? एंथ्रासाइड कोयला का सबसे उत्तम किस्म माना जाता है। इसके जलने पर धुआं और राख कम मात्रा में निकलते हैं। तो क्या होता है? एंथ्रासाइड के जलने पर धुआं और राख बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइड। या कितना प्रतिशत पाया जाता है? लगभग 85% पाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, असम में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कार्ले गुफाएं भारत की प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। इसका निर्माण जो है चट्टानों को काट करके बनाया गया था। कैसे बनाया गया है? चट्टानों को काट करके बनाया गया है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये कब बनाया गया था इन्हें? तो दूसरी शताब्दी से लेकर पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इनका क्या हुआ था? निर्माण किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला देखते हैं। आज गला भी कुछ खराब है। दृष्टिधारा की आवृत्ति क्या है? 0 है, 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है। तो दृष्टिधारा की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टिधारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। क्योंकि यह वोल्टेज को न उच्च और न कम करती है। तो दृष्टिधारा न तो वोल्टेज को उच्च करती है और ना ही कम करती है, इसीलिए इसका क्या होता है? आवृत्ति 0 होता है। ठीक है, इसका आवृत्ति क्या होता है? 0 होता है। इसमें धारा जो है नियत रहती है, एक समान बहती है। तो धारा कैसे बहती है दृष्टिधारा में? तो नियत एक समान रहती है। इसमें न तो वोल्टेज कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा बताइए आप सब, पंचशील समझौता कब हुआ था? अगर पंचशील समझौते की बात की जाए तो पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है, पंचशील समझौता या भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके? भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में किसको उन्नति किया जाता है? तो पौधे एवं पशुओं को, फसल एवं पौधे को, कृषि एवं
कृषि को, केवल फलों एवं फलों के पौधों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे एवं पशुओं को जो है कृषि शास्त्र में जो होता है उन्नत पर किया जाता है, पौधे एवं पशुओं को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने, विल्टन सर्फ ने, वी.ए. शिवा, अय्यादुराई। तो ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वी.ए. शिवाय के द्वारा, वी.ए. शिवाय अय्यादुराई के द्वारा किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था ईमेल की खोज? तो वी.ए. शिवा अय्यादुराई के द्वारा ईमेल की खोज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर इनकी बात की जाए तो ये किसके किए थे? टिम बर्नर्स-ली ने। तो यह डब्ल्यू की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड होता है। तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल की खोज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरिया का, अमोनिया का, यूरिक एसिड का, नाइट्रेट्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया का। तो जैविक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो अमोनिया का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जैव उर्वरक भी कहा जाता है। जैसे खाद हो गया इत्यादि क्या होते हैं? अमोनिया उर्वरक होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टार्टेरिक अम्ल का, मौलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो गन्ने के रस का सिरका जो बनाया जाता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे किण्वन क्रिया कहते हैं। कौन सी? किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया किसे कहा जाता है? जो गन्ने के रस से सिरके बनाने की क्रिया होती है उसे ही किण्वन क्रिया कहते हैं। यह जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होती है। किससे बनता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है। तो सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने, महाराजा प्रताप सिंह ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ब्रिटिश सरकार ने। तो शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शांति निकेतन की अगर स्थापना देखा जाए तो वास्तविक रूप में ये कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। तो इसमें ये नहीं है तो यही मान लिया जाता है। तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया ही गया था। इनके द्वारा क्या किया गया था? इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख भूमिका किसके द्वारा निभाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखी परीक्षक के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा, मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख भूमिका किसके द्वारा निभाते हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की परपटी का प्रमुख अंग मुख्य रूप से गठित होता है। पृथ्वी की परपटी अर्थात भूपरपटी क्या होता है? भूपरपटी, ठीक है। भूपरपटी जो है मुख्य रूप से प्रमुख अंग मुख्य रूप से गठित होता है ऑक्सीजन और आयरन का, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का, सिलिकॉन और आयरन का, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूपरपटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सिनेबार किसका एक अयस्क है? लेड का है, मैग्नीज का है, मरकरी का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? HGS। मरकरी क्या होता है? HGS यह होता है। क्या है यह? एक पारा है। क्या है यह? पारा है। क्या है? मरकरी क्या होता है? सिनेबार। सिनेबार किसका एक्स है? तो मरकरी का है। HGX होता है। क्या है? एक पारा है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य रूप से क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। यह ऐसी एक धातु है। क्या है यह? पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए तो ऐसा कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह कौन सी है? पारा है, ठीक है। तो मरकरी अर्थात पारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? किग्रा प्रति मीटर है, किग्रा प्रति वर्ग मीटर है, किग्रा प्रति घन मीटर है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो अपेक्षित घनत्व का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी क्या होती है? कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगर अपेक्षित घनत्व मापा किससे जाता है? तो यह किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगर पूछा जाए अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाएगा? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसकी कोई क्या होती है? कोई इकाई नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, 6 नवंबर 1948 को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को आया था। कब आया था? 26 जनवरी 1950 को आया था। अगर 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर
1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जबकि लागू इसे किया गया है 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, ये लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। चलिए अगला देखते हैं। लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में, वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में। तो लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरसाना में मनाई जाती है। तो कहाँ मनाया जाता है लठमार होली, तो बरसाना में मनाया जाता है। तो इसका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। बटेश्वर है, देवा है, हरिदास जयंती है, नवचंदी है, बाराबंकी है, मेरठ है, आगरा है, वृंदावन। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो इसका किस में लगता है, तो आगरा में लगता है। कहाँ पर, आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। और देवा क्या है, देवा शरीफ होता है। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है। हरिदास जयंती क्या होती है, मनाया जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वृंदावन में। हरिदास जयंती वृंदावन कहाँ किया गया था, वृंदावन। नवचंदी क्या हो जाएगा, मेरठ। नवचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बटेश्वर जो है आगरा हो जाएंगे, देवा शरीफ बाराबंकी हो जाएंगे, हरिदास जयंती वृंदावन से संबंधित हो जाएगी, नवचंदी क्या हो जाएगा, मेरठ से संबंधित हो जाएगा। नवचंदी मेला लगभग 350 वर्ष पुराना मेला है। यह कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3, 1 में 3 यहाँ है और यहाँ है, तो 1 का 3 और 2 का क्या हो जाएगा, 2 का अर्थात बी का 2, इसमें ए ही मिल रहा है, और सी का 4 और डी का बी। ये 1 हो गया, 1 2 3, ये 4। तो 3 1 3 1 3 1 4 3 1 4 और 2 3 1 4 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर मेले की बात की जाए तो पशु मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला, ये कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। और मेला है जैसे है गोविंद साहिब मेला कहाँ लगता है, तो गोविंद साहिब का मेला कहाँ लगता है, यह अम्बेडकर नगर में लगता है। और ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो वाराणसी में लगता है। और नक कटैया मेला कहाँ लगता है, तो नक कटैया मेला जो है यह इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। तो चलिए माघ मेला भी इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किया गया, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ जो है हुमायूं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हुमायूं के द्वारा किया गया था। अगर यह पूछा जाए मुग़ल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग किसका, अगर पूछे चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है। अगर चित्रकला के स्वर्ण युग की बात की जाए तो अगर चित्र लग जाए चित्रकला का
तो जहांगीर के काल में क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर स्थापत्य आ जाए, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल में चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हुमायूं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भारत कला भवन वाराणसी में है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगीत शिक्षा प्रदान करने वाले उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय क्या है? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्या है? विश्वविद्यालय है। संगीत के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में है? तो कैसे बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है, प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद में है, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में है, राजकीय संग्रहालय झांसी में है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। कैसे हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है किस संग्रहालय में स्थित है? पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी है? तो विनोद मेहता है, आलोक मेहता है, नरेंद्र मोहन है, प्रतीश नंदी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ बाय किसकी है? तो यह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लखनऊ बाय जो है विनोद मेहता की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ बाय किसकी आत्मकथा है? तो यह विनोद मेहता की जो है आत्मकथा है। तो चलिए अगला देखते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह थे, हुसैन शाह थे, मुबारक शाह थे, इब्राहिम शाह थे। तो जौनपुर राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुसैन शाह था। अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जो इसे जो है 1539 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई किसके याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसे जूना खां कहा जाता है। किसके याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसे क्या कहा जाता था? जूना खां। इसे जूना खां भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जूना खां की याद में इन्होंने जौनपुर नगर को स्थापित किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक की। अगर पूछा जाए जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक की द्वारा किया गया था। किसकी याद में किया गया? तो इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना किए थे। तो चलिए अगला देखते हैं।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुसैन शाह अंतिम शासक था। चलिए अगला देखते हैं। प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ था? मेरठ में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1857 में, 17 जून 1857 में, 10 मई 1857 में, 28 मई 1857 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? 10 मई 1857 में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ किए गए थे। तो किसके द्वारा किए गए थे? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्थापना कब की गई थी? प्रारंभ कब किया गया था? 10 मई 1857 में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। बिरजू महाराज किस विद्या के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? मणिपुरी नृत्य के, कथक के, उड़ीसी के, कथकली के। तो बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? तो यह कथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? कथक से संबंधित थे। और इन्हें 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1906 में बिरजू महाराज को जो है कथक से संबंधित है, इन्हें 1906 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।